हेलो एंड स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब पे। मैंने आपसे वादा किया था जिसके मैं आज पूरा करने के लिए 10 चैप्टर में पहुंच चुके हैं। फिजिक्स का पहला चैप्टर जिसमें 10वां चैप्टर हमारा लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन, इसके हम 2 पार्ट पहले ला चुके हैं। अभी हमारा थर्ड पार्ट यानी थर्ड पार्ट कंप्लीट ही पार्ट है। इसमें पूरा लाइट और रिफ्लेक्शन इस पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा हमारा। हम बात करते हैं गोलीय प्रतिबिंब। गोलीय दर्पण से रिलेटेड हम बात कर चुके हैं पहले भी। आज हम गोलीय प्रतिबिंब की बात करें। गोलीय में क्या क्या आगे बढ़ेगी। गोलीय में प्रतिबिंब हो गया। प्रतिबिंब होता क्या है? प्रतिबिंब अपवर्तन तथा परावर्तन की घटना में के बाद में जो किरणें बीच में काटती हैं, अपवर्तन तथा परावर्तन की जो घटना हुई उसके बीच में जो काटती हैं किरणें, उसके बाद काटती हुई जो किरणें काटती हैं तो काटेंगे तो कुछ ना कुछ तो भला बनेगा। इसमें काटती हुई प्रतिबिंब देख सकते हैं। परावर्तन तथा अपवर्तन की घटना के बाद जो प्रकाश किरणें काटती हुई या काटती प्रतीत होती हैं उस जगह पे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। जैसे कि मैं खड़ा हूँ, मेरे यहाँ पे प्रतिबिंब बनता है लाइट से प्रतिबिंब बनना है। ठीक, तो मेरी ये किरणें हैं जो लाइट से आ रही है वो कट रही है ना, तो काट रही है या फिर दिखेगा तुम्हें साफ साफ प्रतिबिंब या फिर महसूस होगा प्रतिबिंब। जैसे यहाँ पे तो दोनों प्रतिबिंब होता है। जहाँ महसूस होगा वो आभासी प्रतिबिंब कहला और जहाँ दिखेगा रिलेट वास्तव में तो वो वास्तविक प्रतिबिंब कहला। तो प्रतिबिंब कितने प्रकार के होगा? 2 प्रकार के। क्लियर। अब हम दोनों प्रतिबिंबों की बात कर लेते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होगा? जहां किरणें वास्तव में काटती हुई दिखेंगी आपको, यानी कि प्रतिबिंब वास्तव में किरणें काटती हुई दिखेंगी और वो वहां जो प्रतिबिंब बनेगा वो प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब कहलाएगा। और दूसरा देखो आभासी प्रतिबिंब, जहाँ प्रकाश की किरणें एक दूसरे को वास्तव में काटती हुई तो नहीं दिखेंगी। जहाँ प्रकाश की किरणें वास्तव में एक दूसरे को काटती हुई नहीं दिखेंगी, यहाँ पीछे हटाए जाने पे ये देखिए ये बनना है। ठीक है, पीछे हटाए जाने पर काटने का आभास होती है। जैसे एक दूसरे किरणें काटती हूँ, काटने का क्या होगा? आभास। तो उस जगह पे बना प्रतिबिंब क्या कहलाएगा? आभासी प्रतिबिंब। ये देखिए वास्तविक प्रतिबिंब की वास्तविक प्रतिबिंब में ये तो होगी इसकी वस्तु। ये तो हो गई वस्तु, ठीक, जिसका प्रतिबिंब ये बनेगा यहाँ पे रियल पे बनना है प्रतिबिंब। ठीक, ये इसका सेंटर, ये फोकस, दोनों चीजें मैं आपको समझा चुका हूँ पिछली वीडियो में। ठीक है, ये बना इसका वास्तविक प्रतिबिंब जो वास्तव में दिखेगा हमें, काटते हुए दिख रही है ना। ठीक है, अब ये देखिए आभासी प्रतिबिंब ये है वस्तु। आभासी प्रतिबिंब में ये क्या है? वस्तु। ठीक है, ये इसका फोकस हो गया, ये इसका सेंटर पॉइंट हो गया। ये देखिए सेंटर पॉइंट से फोकस से ये यहाँ से लाइन गई, ये वापस हो गई। ये वापस लाइन को जब हम पीछे की ओर क्या करेंगे? खींचेंगे, पीछे की ओर खींचा। ठीक है, ये पीछे की ओर जब हमने वास्तव ये ऐसे करके लाइन किरण गई, ऐसे वापस हो गई। ठीक, ये वापस हो रही है ये किरण। ठीक, अब पीछे की ओर हमने खींचा। ठीक है, इसे मान लिया था हमने, ये इस तरीके से मान लिया। ठीक है, ये इसका सेंटर देगा। अब हमें क्या दिखाना है? इसका सेंटर पॉइंट तो हमने यहाँ से खींच दिए, ये सेंटर पॉइंट हो गया। तो ये जो कटा है यहाँ पे ये आवासीय प्रतिबिंब बना, जो कि हमने यहाँ पे ये तो ऐसे बनाया डेमो के लिए आपको हमने दिखाने के लिए। ये हो गया। ठीक है, समझ में आ गया? इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हम बात करेंगे आगे प्रकाश के अपवर्तन के नियम और अपवर्तनांक के। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, अपवर्तनांक क्या होता है? जो अपवर्तन है वो तो मैं आपको पहले समझा चुका हूँ। अगर किसी दूसरे माध्यम से यानी किसी माध्यम से वायु से मान लो ग्लास में जा रही किरण, तो वो अपने पथ से विचलित हो गई, जैसे जानी ऐसी किरण आ रही है। इसे मान लेते हैं हमारा बन गया एक माध्यम, इस पार एक माध्यम हो गया, उस पार दूसरा माध्यम है। ठीक है, ये किरण आ रही है, ये जब ऐसी आगे गिरी है तो इसको ऐसे जाना चाहिए ना, नहीं। पर अगर यहाँ अपवर्तन में ऐसा होता है, यहाँ पे ऐसी किरण गिरती है तो ये अपने पथ से विचलित हो, कुछ ऐसा हो जाएगी या फिर कुछ इधर को गिर जाएगी। तो ये दोनों चीजें मैं आपको पिछली वीडियो में, जो मैं इससे पहले जो वीडियो थे उनमें समझा चुका हूँ। ठीक है, अपवर्तनांक की बात करते हैं। अपवर्तनांक का नियम क्या होता है? जो आपतन प्रकाश किरण है या अभिलंब है और अपवर्तित प्रकाश किरण, ये सब समझा चुका हूँ पिछली वीडियो में, आपको सब मिलेगा। जो है ये तीनों एक ही पृष्ठ पर एक ही बिंदु पर होते हैं। जो तीनों किरणें हैं, अपवर्तित प्रकाश किरण है और जो अभिलंब है और जो अपवर्तित प्रकाश किरण है, ये एक ही बिंदु पे तथा एक ही पृष्ठ पे आपको मिलेंगे। ठीक, अब हम बात करते हैं दूसरे की। अपवर्तन की घटना में जब प्रकाश किरण
सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब दूर विचलित हो जाता है, तथा विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब के पास आती है। जैसे कि हम बात करें, जैसे दो माध्यम ले, एक सघन एक विरल। सघन का मतलब कठोर माध्यम ग्लास ले लो, ठीक। विरल माध्यम में एयर हो ही गई, वायु, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसमें सघन माध्यम से। सघन माध्यम से यानी कि जब ग्लास से प्रकाश किरण एयर में जाएगी या वाटर में जाएगी तब क्या होगा, अभिलंब से दूर, अभिलंब से दूर गिरेगी जाके जो प्रकाश किरण होगी, जो अभिलंब है, जैसे मान लेते हैं ये प्रकाश, ये मान लो सघन माध्यम से विरल माध्यम जा रही है, उसका अभिलंब ये है, ठीक। ये अभिलंब है तो ये प्रकाश किरण जो होगी ऐसे अभिलंब से दूर गिरेगी जाके। और जैसे यहाँ से आप दूसरा माध्यम ले लो, कांच से किसमें, एयर से कांच में जब जाएगी तब ये इस तरह से जाएगी पास में। ये मैंने पिछली वीडियो में समझाया था, मैं यहाँ पे नहीं बताया था कौन से माध्यम से किसमें। माध्यम समझाया था सघन और विरल माध्यम में, यहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब अपवर्तन की घटना में आपतन कोण की जय साइन आई तथा साइन, अपवर्तन की जय साइन आ लेते हैं। जो आपतन कोण होगा, जो कोण होता है, कोण की जया क्या कहलाती है, जया देखो हमें समझते हैं कुछ। ये मान लो एक कोण, ये कुछ बनना है, ये इसकी कैलकुलेशन आपकी क्या कहलाएगी, जया। इसकी कैलकुलेशन जया कहलाएगी, ठीक है। का अनुपात अपवर्तनांक के बराबर होता है। अपवर्तन की घटना में जो आपतन कोण और परावर्तन कोण है, ये सब मैं आपको समझा चुका हूँ। अपवर्तन, अपवर्तन की जया साइन आर कहलाएगी, ठीक है। अब देखो इंडेक्स, हमने बताया नहीं अपवर्तन को क्या कहते हैं इंग्लिश में, इंडेक्स, ठीक है। इंडेक्स इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आई अपॉन में साइन आर। अपवर्तन इक्वल टू साइन आई अपॉन में साइन आर, ठीक है। अब इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। अगर आपको ये चीज को ध्यान रखना, अगर कोई कुछ करे स्नेल का नियम, यानी कि अब जो वर्ड क्या क्या होंगे उसमें आया ये स्नेल का नियम क्या है, स्नेल का नियम को बताइए। तो स्नेल के नियम में हम ये भी चीज लगा सकते हैं। स्नेल के नियम में ये लिख सकते हैं, आपतन प्रकाश कण और प्रकाश में जो मैंने अभी बताया ये लिख सकते हैं, ठीक है। उसका इंडेक्स इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आई। स्नेल बराबर लिख के जैसे लिख सकते हैं इसको, इससे लिख सकते हैं इसको हम, स्नेल इक्वल टू साइन आई अपॉन में साइन आर, ठीक है। ये तो आपका एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, साइन आई अपॉन में साइन आर, ठीक। अब बात करते हैं अपवर्तनांक की। प्रकाश किरण में पहले माध्यम में चाल तथा प्रकाश किरण के दूसरे माध्यम में चाल का अनुपात अपवर्तनांक कहलाता है। प्रकाश के दो माध्यम ले लिए, एक माध्यम में चाल अलग है, दूसरे माध्यम में चाल अलग है। जैसे कि अब मान लेते हैं हम, जब हवा में है बेशक, अपकोर्सली जब हवा में होगी तब तो चाल उसकी तेज होगी, प्रकाश करना है थोड़ा धीमा पड़ेगी वो चाल, ठीक है। ऐसे दो अपवर्तनांक लिए जिसमें चालों का अंतर अलग अलग, क्योंकि इन चालों का अनुपात, पहले माध्यम की चाल तथा दूसरे माध्यम की चाल का अनुपात क्या कहलाता है, हमारा अपवर्तनांक कहलाता है। जिससे हम लिख सकते हैं अपवर्तनांक जो पहले माध्यम की चाल दूसरे माध्यम की चाल, एक तो ये ऐसे, ठीक है। हिंदी में डिफाइन कर दिया पूरा आपको, जो मैंने ऊपर लिखा उसको, ठीक है। दूसरा ऐसे लिखते हैं, इसे एन से प्रदर्शित करते हैं, तो एन इक्वल टू बी अपॉन में बी टू। बी को हम चाल से, बी को हम क्या दिखा रहे हैं यहाँ पे, चाल। बी को हमने क्या दिखाया यहाँ पे, चाल, ठीक है। बी बराबर क्या लिया हमने, चाल, ठीक है। ये हो गया एक, ठीक। दूसरा ए का मतलब एयर, ए का मतलब एयर, जी का मतलब ग्लास, ठीक है। दोनों हो गए, समझ में आ गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अब एक क्वेश्चन ये दिया है, सिद्ध कीजिए कि कोई जल में कांच डूबा, जैसे जल में मान लो कोई कांच डूबा है, जल में कांच डूबा हो तो डूबा हो तो प्रूव क्या करना है, ये अपवर्तनांक जल का हो गया, ये अपवर्तनांक, ये अपवर्तनांक, ये अपवर्तनांक क्या है, ए अपवर्तनांक डब्ल्यू, यानी कि एयर अपवर्तनांक वाटर, वायु अपवर्तनांक जल। देखो वायु से जल में आया, ये अपवर्तनांक हो गया। जल अपवर्तनांक ग्लास, जल से अपवर्तनांक किसके, ग्लास में, और फिर एक अपवर्तनांक ये दिया, ठीक है। अब इसे समझते हैं हम। इसे समझने के लिए पता क्या करना, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो पहले हम निकालते हैं किसका, पहले निकालते हैं कांच का अपवर्तनांक।
कांच का अपवर्तनांक। कांच का अपवर्तनांक क्या होगा, बताया था अभी, अपवर्तनांक आपको पढ़ाया है। अपवर्तनांक होगा इसका कांच किससे, देखो कांच किससे किस में जा रही है, एयर से किस में जा रही है, ग्लास में। तो ए एन इक्वल टू जी, ग्लास एयर का बताया था एक पहले माध्यम में प्रकाश की चाल तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। देखो पहले माध्यम में चाल देगा तो इसकी चाल हो गई बी ए एयर में, और ग्लास में चाल ये हो गई। ठीक है, अब ये क्लियर हो गया। इसी समीकरण में बन मान के छोड़ देते। अब हम दूसरा निकालेंगे जल से कांच में अपवर्तनांक। किसमें, जल का अपवर्तनांक। देखो जल का अपवर्तनांक क्या होगा, जल का अपवर्तनांक निकालने के लिए देखो जल, देखो किससे प्रकाश करने जा रही, एयर से किस में जा रही है, जल में। तो पहली चाल किस में होगी, एयर में, दूसरी चाल ग्लास में। ठीक है, इसे समीकरण नंबर क्या मान लेते हैं, 2। अब दूसरी चाल निकालते हैं ग्लास से, वाटर से ग्लास में, वाटर से ग्लास में चाल। देखो वाटर से ग्लास में चाल का मतलब निकालेंगे जब जल में डूबने पर अपवर्तनांक। अच्छा, जल में डूबने पर अपवर्तनांक निकालेंगे तो देखो किस में जा रहा है, ये देखो जल से किस में जा रहा है, ग्लास में। तो कैसे, तो पहली चाल जल में, दूसरी चाल ग्लास में। समीकरण नंबर 3। अब देखो समीकरण नंबर 1 व 2 और 3 की, समीकरण नंबर 2 व 3 की गुणा करने पर, समीकरण नंबर 2 व 3, देखो समीकरण नंबर 2 ये है, समीकरण नंबर 3 ये है। यहाँ पे गलती हो रही है, देखो किससे जा रही है, ये पहले एयर में है, फिर किस में जा रही है, वाटर में। ठीक है, अब देखो समीकरण नंबर 2 व 3 की गुणा करने पे समीकरण नंबर 2 में क्या दिया है, ए एन डब्ल्यू, ये बराबर वाली एक तरफ गुणा होगी और दूसरी वाली गुणा दूसरी तरफ होगी। पहले वायु में जल का अपवर्तनांक, फिर जल में ग्लास का अपवर्तनांक। देखो जल में पहले इसका अपवर्तनांक की बात करें तो वायु में चाल, फिर ग्लास में चाल। अब इसकी बात करें तो देखो जल में चाल, फिर ग्लास में चाल। देखो यहाँ पे क्या कट रहा है, ये से ये कट जाएगा हमारा। तो देखो क्या आया, पहले अपवर्तनांक आया वायु से जल में, फिर जल से ग्लास में, फिर ये क्या निकल गया है, बी अपॉन में बी जी। अब ये देखो ये किसके बराबर लग रहा है तुम्हें, देखो समीकरण नंबर 1 में आए, समीकरण नंबर 1 में देखो इसके बराबर लग रहा है तुम्हें, तो हम इसकी जगह पे ये मान उठा के यहाँ पे रख सकते हैं। देखो कैसे होगा, पहले जल से, वायु से जल का अपवर्तनांक, फिर जल से ग्लास का अपवर्तनांक बराबर किसके आया, एयर के अपवर्तनांक बराबर ग्लास का अपवर्तनांक। देखो प्रूफ तो हमें यही करना था, यही प्रूफ करना था, हो गया, प्रूफ हो गया। अब देखो एक हम आपको ऐसा समझा देते हैं, कांच का अपवर्तनांक क्या हो गया, देखो कांच का अपवर्तनांक पहले देखो, कांच वायु से किस में जा रही है, ग्लास में। तो हमने यहाँ पे ले ली, तो पहले माध्यम में चाल एयर में, दूसरे माध्यम में चाल ग्लास में। अब देखो जल का अपवर्तनांक की बात करें तो जल का अपवर्तनांक देखो जल वायु से किसमें, जल में जा रही है, तो वायु का वायु ले ली, फिर और जल, फिर वायु से जल का अपवर्तनांक, पहले वायु में चाल फिर जल में चाल। अब जल में डूबने पे, जल में जब ग्लास डूब गया तो देखो क्या होगा, जल में जब ग्लास डूबा तो पहले जल की अपवर्तनांक, जल में चाल होगी प्रकाश की, फिर ग्लास में चाल होगी। तो इस तरह से लिखा डब्ल्यू अपवर्तनांक जी ग्लास। देखो डब्ल्यू डब्ल्यू का मतलब वाटर, जी का मतलब ग्लास। देखो जल में चाल फिर ग्लास में चाल। अब समीकरण नंबर 2 व 3 की गुणा करने पे समीकरण नंबर 2 माना तो इससे, और समीकरण नंबर 3 बराबर किस पार वाले इधर मल्टीप्लाई कर दी, बराबर किस पार वाले हमने उधर मल्टीप्लाई कर दी। देखो मल्टीप्लाई करने पे ये बना, देखो यहाँ पे वायु का अपवर्तनांक और जल का अपवर्तनांक, और जल का अपवर्तनांक और ग्लास का अपवर्तनांक। तो जल से जल का अपवर्तनांक तो चला ही जाएगा, भाग में ये दोनों कट जाएंगे। ठीक है, तो क्या बचा, जल वायु से जल का अपवर्तनांक तथा जल से जल का ग्लास में अपवर्तनांक। तो बी जी अपॉन बी, देखो समीकरण नंबर 1,
जो कांच का बर्तन निकल के आया था, ये देखो यहाँ पे हो गया, और यही हमसे प्रूव करने के लिए कहा गया था। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हम बात करते हैं कांतिक कोण की। कांतिक कोण, और ये सिद्ध कीजिए साइन ही अपॉन में 1 अपॉन में कांच ग्लास से एयर से कांच का अपवर्तनांक, ग्लास का अपवर्तनांक। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता भी है। बात करते हैं कांतिक कोण। कांतिक कोण का सघन माध्यम में बना कोण आपतन कोण हो। सघन माध्यम में बना कोण कौन सा? आपतन कोण हो। और जिसके लिए विरल माध्यम में बना कोण, जिसके लिए विरल माध्यम में बना अपवर्तन कोण कितने का हो? 90 डिग्री का। जो विरल माध्यम होगा, नहीं गिला, उसमें एयर हो सकती है, वोल्ट हो सकता है, कोई कुछ भी हो सकता है, वो उसमें बना कोण कितने का? 90 डिग्री का। तो माध्यम में बना आपतन कोण ही कांतिक कोण कहलाएगा। जो माध्यम में होगा, विरल माध्यम है, उसमें बना जो कांतिक कोण आपतन कोण है, वही कोण क्या कहलाएगा? हमारा कांतिक कोण कहलाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसकी दो शर्त। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? सी से प्रदर्शित करते हैं। इसमें दो शर्त लागू होती है। पहली शर्त है सघन माध्यम से विरल माध्यम में, यानी कि सघन माध्यम जो होगा, यानी कि ठोस माध्यम है, ग्लास हो सकता है, और भी कोई माध्यम हो सकता है, उस माध्यम से किसमें जाए? सघन विरल माध्यम, यानी कि बहते विरल वायु जैसे माध्यम में जाए, वायु हो सकता है, इसके कोई और माध्यम, सघन माध्यम से विरल माध्यम जाए। अब विरल माध्यम में कोण कितने डिग्री का होना चाहिए? 90 डिग्री का। विरल माध्यम में कोण कितने डिग्री का होना चाहिए? 90 डिग्री। अब एक प्रूवमेंट दिया साइन सी अपॉन में 1 अपॉन में ANG। अब इसको समझते हैं। ये इसमें क्या, पहले हमने इसमें दिया किसका? स्नेल का नियम। सबसे पहले हमने क्या लिया? स्नेल का नियम। स्नेल का नियम हमने पढ़ाया था आपको। ए, ठीक है, ANG GN A = sin I अपॉन में sin R, sin I अपॉन में sin R बताया था मैंने आपको। अब देखते कांतिक कोण की शर्त, प्रूफ कांतिक कोण की शर्त। पहली शर्त हमारी लगी रही, दूसरी शर्त हमने लगाया 90 डिग्री का होना चाहिए। तो I = 90, I = C मान लिया। ठीक है, जो माना क्यों? अपवर्तन कोण, इसमें जो साइन R है ना, जो ये साइन R, जो साइन R का साइन R है, ये जो साइन R है, ये कौन सा कोण है? अपवर्तन कोण। साइन R कौन सा है? अपवर्तन कोण। तो अपवर्तन कोण कितने का है? 90 डिग्री का। इसलिए हमने साइन R को 90 माना, I = C मान लिया। ठीक, अब समीकरण नंबर 1 में, ये समीकरण नंबर 1 मांगा था, इसमें मान उठा के लगा दिया ऐसे, R = 90 और I = C। ठीक है, तो देखो साइन 90 का मान पता है मैथमेटिक में कितना होता है? 1। हमने यहाँ पे 1 लगा दिया, GNA। ठीक है, अब यहाँ पे GNA 1 होगा तो कोई असर ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे ले लिया समीकरण नंबर, इसे क्या मान लिया हमने? 2। ठीक है, बट एक हम मानते हैं, बट सापेक्ष अपवर्तनांक, क्या? सापेक्ष अपवर्तनांक। सापेक्ष अपवर्तनांक। सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है? सापेक्ष अपवर्तनांक होता है, ठीक है, ये सापेक्ष अपवर्तनांक होता है। सापेक्ष अपवर्तनांक समझिए क्या समझते हैं? यहाँ पे पहले माध्यम की चाल और दूसरे माध्यम की चाल। ठीक है, अब यहाँ पे 1/2 में दूसरे माध्यम की चाल और पहले माध्यम की चाल, ये हो गया हमारा सापेक्ष अपवर्तनांक। सापेक्ष अपवर्तनांक ये लगा, ठीक है, इन दोनों का इंटरचेंज कर दिया। तो यहाँ पे समीकरण नंबर 3 में, समीकरण नंबर 2 और 3 से, समीकरण नंबर 2 और 3 से मान उठा के हमने लगा दिया, प्रूवमेंट हो गया, हेंस प्रूफ। क्या हो गया? हेंस प्रूफ। अब हम बात करते हैं, ये हमारे यहाँ फिजिक्स का पहला चैप्टर कंप्लीट हुआ, लाइट, यानी कुछ इसके प्रतिबिंब की आकृतियां रह गई, जो आकृतियां शेप्स बताते हैं वो रह गई। वो शेप हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। कब? नेक्स्ट वीडियो जाएंगे, उसमें सारी आकृतियां जो है, अब अवतल है, उत्तल है, उसमें दोनों को मिला के बनती वाले है, उस सब की आकृतियां आएंगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो।